दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और मैं हूं आपके साथ मनोज सुंडा। दोस्तों पूर्व की क्लास के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में बातें कर रहे थे और हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हमने बातें विद्वानों की कर रहे थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू किया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराओं के अंतर्गत विद्वानों की हम बात कर रहे थे। तो विद्वानों के अंतर्गत हमने जो बातें कर ली थी वो कर ली थी, गारसाद तासी की कर ली, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की हमने बात कर ली थी, मिश्र बंधु की बात कर ली थी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात कर ली थी। साथ ही साथ हम पूर्व की वीडियो के अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संदर्भ में हम बात कर चुके थे। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में हमने बात कर ली थी और आज की क्लास के अंतर्गत यानी मूल 5 विद्वानों की हम बात कर चुके। प्रमुख 5 विद्वान माने जाते हैं विकास कर्म के योगदान में, जिनमें गारसाद तासी हमने पढ़ा है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर हमने पढ़ा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हमने पढ़ा है, ठीक है, और हमने साथ साथ मिश्र बंधु पढ़े और उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात कर चुके थे। दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ अन्य विद्वानों की ओर बात करेंगे और अन्य विद्वानों में नंबर 6 पर हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वाले से आपको थोड़ा सा याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो पहली बात तो है कि आपको रचना का नाम याद रहे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 1938 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1938 ईस्वी की रचना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य इतिहास के काल कर्म को यानी कालों का विभाजन जो किया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले के अनुसार ही किया गया है। इन्होंने हालांकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल के लिए जो नाम वीरगाथा काल नाम दिया था, वही इन्होंने जो आदिकाल के लिए नाम दिया है वो संधि व चारणकाल नाम दिया है। संधि व चारणकाल नाम दिया है। संधि व चारणकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया और आधुनिक काल। इस तरह से इन्होंने भी हिंदी साहित्य इतिहास के काल कर्म को 4 भागों में विभाजित किया है। साथ ही साथ विशेष तथ्यों की बात भी आपके ध्यान में रहे। यदि हम विशेष तथ्यों की इनके संदर्भ में बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। एक तो ये याद रहे कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो भक्ति काल का विभाजन किया गया था, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखाओं को इन्होंने कर्म से संत काव्य और सूफी काव्य नाम दिया था। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत शानदार प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल द्वारा 4 शाखाओं के अंतर्गत विभाजित किया गया था भक्ति काल को। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी नाम दिया गया था। अब आपको ये ध्यान में रहे कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो 2 शाखाएं बनाई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उन्हीं को आगे चल करके इन्होंने नाम दे दिया संत काव्य और सूफी काव्य। क्या दे दिया? संत काव्य और सूफी काव्य। तो आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं बनाई गई थी, उन शाखाओं का क्रमशः नाम संत काव्य और सूफी काव्य किसने दिया था? तो किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो चलिए आज की हेडिंग लगा लीजिए। नंबर 6 पर यदि हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे किसकी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। नंबर 6 पर यदि हम बात करें तो आपके पास है कौन?
डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की सबसे पहले यदि बात करो तो उनकी रचना का नाम लिखिएगा। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी की। कब की है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है 1938 ईस्वी की। तो नीचे हेडिंग लगाएंगे रचना। रचना, चलिए तो इनकी रचना की बात कर लेते हैं कि रचना कौन सी है। रचना है इनकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी रचना है और रचना का वर्ष है 1938 ईस्वी। कब की है? 1938 ईस्वी की यह रचना है, 1938 ईस्वी। इसके बाद में बात आती है, वो आती है काल विभाजन की। किसकी बात आती है? काल विभाजन की। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ही काल विभाजन 4 भागों में किया है। काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले काल का नाम दिया था वीरगाथा काल, दूसरे का दिया था पूर्व मध्य काल, तीसरे का दिया था उत्तर मध्य काल और चौथे का दिया था गद्य काल। क्या नाम दिया था? गद्य काल नाम दिया था। यदि काल विभाजन वाले संदर्भ में बात करोगे तो इनके द्वारा भी थोड़े से संशोधन के साथ इनके द्वारा भी थोड़े से संशोधन के साथ आचार्य शुक्ल के अनुसार ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया। 4 कालखंडों में बांटा गया। देखिएगा, इन्होंने पहले काल का जो नाम दिया है वो नाम दिया है संधि एवं चारणकाल। क्या नाम दिया है? संधि एवं चारणकाल नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? पहले का नाम है संधि एवं चारणकाल। देखिए, याद रखिएगा, चारणकाल सबसे पहले नाम दिया था केवल चारणकाल, तो जो दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जिन्होंने अपने संपूर्ण रचना क्रम को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया था, जिसके कारण से मानक काल विभाजन नहीं माना गया। संधि एवं चारणकाल, संधि एवं चारणकाल, संधि एवं चारणकाल। देखो, संधि एवं चारणकाल को भी इनके द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक तो संधि काल हो गया। क्या हो गया? संधि काल हो गया।
संधि काल, जो कि विक्रम संवत 750 से 1000 तक था। विक्रम संवत कहां से? 750 से 1000 तक। 750 से 1000 का काल कर्म तो माना गया, समय सीमा मानी गई, वो संधि के लिए मानी गई है इनके द्वारा। और दूसरा इन्होंने जो नाम दिया है आदि काल में ही, वो दिया है चारणकाल। कौन सा नाम दिया है? चारणकाल। चारणकाल की इन्होंने समय सीमा जो स्वीकार की है वो की है 1000 से 1375। कहां तक? विक्रम संवत 1000 से 1375 तक। विक्रम संवत 1000 से 1375 तक। 1000 से 1375 तक। और बाद में जो नाम दिए वो दे दिए भक्ति काल दे दिया, रीति काल दे दिया, और क्या दे दिया? आधुनिक काल दे दिया। तो दूसरा जो नाम दिया इन्होंने वो दिया भक्ति काल। भक्ति काल, और भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की है 1375 से 1700 तक। कहां तक? विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। और फिर इन्होंने नाम दिया है, वो दिया है रीति काल। कौन सा दिया? रीति काल। और रीति काल की समय सीमा स्वीकार की है इन्होंने, वो की है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। कहां तक? 1700 से 1900 तक। तो याद रहे विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। आपको जब ईस्वी निकालनी हो इसमें से, तो आप ईस्वी निकालते समय 57 इसमें से माइनस कर दें। यदि 57 माइनस कर दोगे तो आपके पास ईस्वी आ जाएगी। ठीक है। और नंबर 4 नाम दिया, वो दिया आधुनिक काल। कौन सा दिया? आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा स्वीकार की है विक्रम संवत 1900 से अब तक। कहां तक? विक्रम संवत 1900 से अब तक। विक्रम संवत 1900 से अब तक। 1900 से अब तक। इस प्रकार से इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया, जिसमें इन्होंने पहला नाम दिया था, वो दिया था संधि एवं चारणकाल। संधि एवं चारणकाल की समय सीमा स्वीकार कहां से कहां तक की है? तो विक्रम संवत 750 से 1375 तक की है। और संधि और चारणकाल के लिए दोनों के लिए अलग अलग दिया। संधि काल दिया विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रमी, और चारणकाल का समय सीमा स्वीकार की है विक्रम संवत 1000 से 1375। भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने स्वीकार की है, वो की है 1375 से 1700 तक। रीति काल की समय सीमा स्वीकार की है, वो की है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल की समय सीमा स्वीकार की है, वो की है 1900 से अब तक। ठीक है। तो इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के कालक्रम को कितने भागों में बांटा गया? 4 कालखंडों में बांटा गया। संधि एवं चारणकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, और क्या हो गया? आधुनिक काल हो गया। रचना का नाम याद रहे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी की है। चलिए अब थोड़ी सी विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये रचना नहीं, ये अधूरी रचना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये जो रचना है, इस रचना में केवल आदिकाल और भक्ति काल तक का ही विवरण मिलता है। आदिकाल और भक्ति काल के आगे विवरण नहीं मिलता है। इस कारण से इस रचना को अधूरी रचना माना जाता है। ठीक है। और एक विशेष तथ्यों में इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और एक मैंने बता दिया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखाओं को क्या नाम दिया? संत काव्य और सूफी काव्य नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा ही दिया गया है। चलिए बात करते हैं विशेष तथ्यों की। विशेष तथ्य
या प्रमुख विशेषताएं लिख लीजिए आप, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। इस रचना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो देखिएगा, प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है कि इनकी यह रचना अधूरी मानी जाती है। यह इनकी अधूरी रचना मानी जाती है। यह इनकी अधूरी रचना मानी जाती है। यह इनकी अधूरी रचना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? यह इनकी अधूरी रचना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस रचना में क्या केवल आदि काल और भक्ति काल का ही वर्णन मिलता है। क्योंकि इस रचना में आदि काल, क्योंकि इस रचना में आदि काल वह भक्ति काल का ही वर्णन मिलता है। आदि काल वह भक्ति काल, आदि काल वह भक्ति काल का ही वर्णन मिलता है। आदि काल एवं भक्ति काल का ही वर्णन मिलता है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत आप ये लिखेंगे कि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। इन्होंने स्वयंभू को, इसको स्वयंभू को, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। सर्वप्रथम कवि माना है। ठीक है। दूसरी विशेषता हो गई कि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। और यदि तीसरी विशेषता की बात करोगे तो इन्होंने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित, इन्होंने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित, क्या अभी बताया तुम्हारे को, शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी, प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी को क्रमशः संत काव्य एवं सूफी काव्य, संत काव्य व सूफी काव्य, संत काव्य व सूफी काव्य, ये याद रखना, भी प्रश्न बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संत काव्य व सूफी काव्य नाम प्रदान किया। ठीक है। संत काव्य एवं सूफी काव्य नाम प्रदान किया, नाम प्रदान किया। यह आपके पास विवरण हो गया, वो हो गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। बहुत ही छोटा सा विवरण है, कोई ज्यादा बड़ा विवरण है नहीं। ठीक है, तो तैयार किया जा सकता है ये तो आराम से, इजी, ये याद हो गया होगा। देखिएगा, एक बार मैं दोहरान जरूर करा देता हूं इसका आपको।
देखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संदर्भ में हमने पढ़ा है। इनकी सबसे पहले तो रचना का नाम याद रहे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब की है? 1938 ईस्वी की। दौरान करो मेरे साथ साथ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब की है? 1938 ईस्वी की। फिर आपने बात की लिखी है काल विभाजन की, तो इनके द्वारा भी थोड़े से संशोधन के साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला इन्होंने दिया संधि एवं चारणकाल। संधि एवं चारणकाल को आप 2 भागों में बांट लीजिए, एक संधि काल, दूसरा चारणकाल। संधि काल की यदि समय सीमा स्वीकार करेंगे तो विक्रम संवत 750 से 1000 ईस्वी तक, 1000 विक्रमी तक। और दूसरा दिया था चारणकाल। चारणकाल की समय सीमा विक्रम संवत कहाँ से? 1000 से 1375। दूसरा इनको के द्वारा नामकरण किया गया था, वो किया गया था भक्ति काल। समय सीमा इन्होंने स्वीकार की है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा इन्होंने दिया रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा स्वीकार की है इन्होंने कहाँ से? विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल की समय सीमा स्वीकार की है विक्रम संवत 1900 से अब तक। तो ये तो हो गए भैया आपके कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और 3 प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में हमने पढ़ा है कि यह इनकी अधूरी रचना मानी जाती है, क्योंकि इस रचना में यहां में लिख देना, क्योंकि इस रचना में आदिकाल व भक्ति काल का ही वर्णन मिलता है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत पढ़ा है आपने कि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। और तीसरी है इन्होंने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी को क्रम से संत काव्य और सूफी काव्य नाम प्रदान किया है। बस इतना याद रखना है। और उसमें भी मूल बात यह है कि अधूरी रचना कौन सी है, तो याद रहे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अधूरी रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। संत काव्य और सूफी काव्य नाम प्रदान करने वाले ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय को कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा इनके संदर्भ में। चलिए आगे बात करते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र की। नंबर 6 पर बात करेंगे, वो करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की। नंबर 6 लेखन की परंपरा में विद्वान का नाम आता है, वो आता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की यदि रचना की बात करोगे कि डॉक्टर नगेंद्र की रचना, तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखा था इन्होंने। कौन सी रचना है? इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि 1973 ईस्वी की है। कब की है? 1973 ईस्वी की है। यदि रचना की हम बात करें तो रचना है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ये जो रचना है इनकी, वो कब की है? तो याद रहे 1973 ईस्वी की है। कब की है? 1973 ईस्वी की। कब की है? 1973 ईस्वी की है। ठीक है, अब देखिएगा डॉक्टर नगेंद्र के संदर्भ में आप सुनिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में विभाजित किया है। इनके द्वारा दिया गया नामकरण है वो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल ही स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल इन्होंने स्वीकार किया है काल विभाजन में। भाई अन्य विद्वानों की तरह इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। साथ ही साथ इनके द्वारा आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में विभाजित किया गया था। एक तो पुनर्जागरण काल, एक जागरण सुधार काल, एक छायावाद और एक छायावादोत्तर। छायावादोत्तर में इन्होंने नाम दिया था, वो दिया था प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल छायावादोत्तर में। तो याद रहे
इनके द्वारा भी अन्य विद्वानों की तरह, किसकी तरह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तरह ही इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास कर्म को 4 श्रेणियों में विभाजित किया, काल विभाजन। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। लेकिन इनकी एक खासियत है, इनकी एक विशेष बात और है, वो विशेष बात है कि इन्होंने आधुनिक काल को भी कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, 4 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें एक तो पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग, एक जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग, और एक छायावाद और एक क्या, छायावादोत्तर। छायावादोत्तर को 2 भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन। और इन्होंने आदि काल की जो समय सीमा स्वीकार की है वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य स्वीकार की है। भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य स्वीकार की है। रीति काल की समय सीमा 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्वीकार की है। और आधुनिक काल की समय सीमा है वो 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक क्या की है, स्वीकार की है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले काल विभाजन की। इतना ही विवरण है इनका जो मैंने बता दिया है तुम्हें, काल विभाजन की। तो इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया, साथ ही साथ आधुनिक काल को भी इनके द्वारा 4 उपभागों में विभाजित किया गया। चलिए हेडिंग आएगी आपकी क्या, काल विभाजन। काल विभाजन, यदि काल विभाजन के संदर्भ में बात करोगे तो यह कहोगे इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, 4 कालखंडों में तो बांटा गया है, साथ ही साथ आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में विभाजित किया है। साथ ही आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा है। 4 उपभागों में बांटा है। देखिएगा 4 उपभागों में बांटा है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 क्या, रीति काल। ठीक है, और आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। तो एक तो हो गया पुनर्जागरण काल, एक जागरण सुधार काल, एक छायावाद और एक छायावादोत्तर। छायावादोत्तर को पुनः 2 भागों में बांटा था, एक तो प्रगति प्रयोग काल और एक क्या, नवलेखन काल। ठीक है, नंबर 1 पर यदि हम बात करें तो वो है आपके पास कौन सा, आदिकाल। आदिकाल की इन्होंने समय सीमा जो स्वीकार की है वो की है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य। 7वीं शताब्दी के मध्य स्वीकार करने का मतलब है 650 ईस्वी। कितनी, 650 ईस्वी। तो यहां बात लिखोगे 7वीं शताब्दी के मध्य से, कहां से, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक।
के मध्य तक। ठीक है, तो कहां से मानोगे? ईस्वी है, ध्यान रखना। 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी, मध्य मतलब बीच में आ गया। तो 600 ईस्वी से 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। नंबर 2 पर यदि बात करोगे तो कौन सा? भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल की समय सीमा की यदि बात करोगे तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। इसका मतलब ये कहां से हो गया? ये 1350 से 1650 हो गया। कहां से हो गया भाई? 1350 ईस्वी से कहां तक? 1650 ईस्वी तक। 1650 ईस्वी तक। और फिर आगे आपके पास कौन सा? रीतिकाल, नंबर 3 रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा की यदि हम बात करें तो वो है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यानी कितनी समय सीमा स्वीकार करोगे? 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। 1850 ईस्वी, ठीक है, 1850 ईस्वी। और लास्ट हो गया, वो हो गया आधुनिक काल। कौन सा हो गया? नंबर 4 पर बात करोगे तो वो है कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा कहां से? 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। 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 और डाटा लिख दीजिएगा 1850 ईस्वी से अब तक। 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से अब तक। ये इनका मूलतः काल विभाजन हो गया। और इनके द्वारा आधुनिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे मैंने बताया था तुम्हारे को कौन कौन से आ गए? जागरण काल आ गया, एक पुनर्जागरण काल आ गया, और एक क्या आ गया? छायावाद आ गया, और एक क्या आ गया? छायावादोत्तर काल आ गया। ठीक है, तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सीधा याद रख लेना 7 से 14, 14 से 17, 17 से 19 और 19 से अब तक। लेकिन याद रखना मध्य है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। ये इनका काल विभाजन। और
एक बात आपने ये की है कि आधुनिक काल को भी इनके द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। चलिए भाई आ गया आपका आधुनिक काल, और आधुनिक काल को कितने भागों में बांटोगे? 4 भागों में बांटोगे। चलिए, क्या आधुनिक काल, आधुनिक काल आधुनिक काल और आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पुनर्जागरण काल। कौन सा? नंबर 1 पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल की समय सीमा 1857 से स्वीकार की है इन्होंने। कब से की है? 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी से 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। 1857 से कहां तक? 1900 ईस्वी तक। ठीक है। और नंबर 2 पर यदि बात करें तो वो है कौन सा? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। और जागरण सुधार काल की समय सीमा इन्होंने स्वीकार की है। वो कब से स्वीकार की है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। कब तक? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। और फिर छायावाद। छायावाद छायावाद की जो समय सीमा स्वीकार की है वो की है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। कहां तक? 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। 1918 ईस्वी से कहां तक? 1938 ईस्वी तक। देखिएगा। और फिर आ गया आपका कौन सा? छायावादोत्तर काल। कौन सा आ गया? छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल। और दूसरा बनाया है वह है नवलेखन काल। नवलेखन काल। बहुत शानदार काल विभाजन किया इन्होंने। देखिएगा, यदि आप ये बात करो कि प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा, तो यह आ गई आपके पास 1938 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक। 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी। कहां तक? 1938 से 1953 ईस्वी तक। और 1953 से अब तक हो गया नवलेखन काल। 1953 से अब तक। 1953 से अब तक यह किया गया था आधुनिक काल का काल विभाजन, जो कि पुनर्जागरण काल 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, छायावाद 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी, और छायावादोत्तर काल जिसे 2 पार्ट है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से कहां तक? 1953 तक। और नवलेखन काल 1953 से अब तक। और इन्होंने रीति काव्य की भूमिका एवं महाकवि देव
विषय पर इनको 1948 ईस्वी में शोध उपाधि प्राप्त हुई थी। ये भी लिख लेना, नोट लगा करके बात काम की है। नोट, रीति काव्य की भूमिका एवं महाकवि देव। नोट, रीति काव्य की भूमिका एवं महाकवि देव। रीति काव्य की भूमिका एवं महाकवि देव, याद रह जाएगा। रीति काव्य की भूमिका एवं महाकवि देव विषय पर 1948 ईस्वी में शोध उपाधि प्राप्त हुई। शोध उपाधि प्राप्त हुई। शोध उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है जी। हम बात कर चुके किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की। किसकी बात कर ली? डॉक्टर नगेंद्र की बात कर ली। एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूं, मैंने आप क्या क्या पढ़ा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के संदर्भ में आपने पढ़ा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने 1938 ईस्वी में लिखा है। और काल विभाजन की बात करें तो इनके द्वारा भी थोड़े से संशोधन के साथ आचार्य शुक्ल के अनुसार ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों विभाजित किया। संधि एवं चारणकाल। संधि काल की समय सीमा विक्रम संवत 750 से 1000, चारणकाल विक्रम संवत 1000 से 51 तक 1375 तक, भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक। प्रमुख विशेषताओं की यदि बात करें तो पहली विशेषता है यह इनकी अधूरी रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें आदिकाल व भक्ति काल का ही वर्णन मिलता है और इन्होंने स्वयं को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। तीसरी विशेषता है इन्होंने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी को क्रमशः संत काव्य और सूफी काव्य नाम प्रदान किया। साथ साथ रिवाइज कर लेना, मेरे जैसे से भी रिवाइज करवा रहा हूं। फिर हमने पढ़ा है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना की यदि बात करें तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है जो 1973 ईस्वी की रचना है और इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया। साथ ही साथ इन्होंने आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा है। आदिकाल इन्होंने स्वीकार किया है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीति काल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, यानी 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है। फिर एक आपने आधुनिक काल को भी 4 श्रेणी में बांटा है। पुनर्जागरण काल 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक और छायावाद को 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक बांटा है। और छायावादोत्तर काल को 2 भागों में विभक्त किया है। एक तो प्रगति प्रयोग काल जो कि 1838 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक है और नवलेखन काल की यदि बात करें तो 1953 ईस्वी से कहां तक है? अब तक है। ठीक है। और एक ये प्रमुख तथ्य भी याद रखना, रीति काव्य की भूमिका एवं महाकवि देव विषय पर 1948 ईस्वी में क्या प्राप्त हुई? शोध उपाधि इन्होंने प्राप्त की। दोस्तों इस सेशन के अंतर्गत, आज वाली क्लास के अंतर्गत हमने 2 विद्वानों की बात कर ली है। एक तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात कर ली है और दूसरी डॉक्टर नगेंद्र की बात कर ली है। अगली क्लास के अंतर्गत हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे, गणपति चंद्र गुप्त की भी बात करेंगे और रमाशंकर शुक्ल रसाल की भी बात करेंगे। ठीक है। तो ओके, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते अगले विद्वान के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।